हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता एंड आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करना आसान है पर उसको यूज़ करना क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एक्सप्लेन करना क्यों आसान है? क्योंकि ऐसे समझो कि दुनिया में दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक जो एनर्जी का ख्याल रखते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं, और दूसरे जो एनर्जी का ख्याल नहीं रखते और एनर्जी को सराउंडिंग में लूज कर देते हैं। एनर्जी गेट्स लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल केस लेना चाहूँगा जिसमें मैं एक फुटबॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करूँगा और फिर थोड़ी देर बाद उसी फुटबॉल को सामने की तरफ थ्रो करूँगा। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि दोनों केस में क्या होगा। जो ऊपर की तरफ थ्रो किया है फुटबॉल, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी। कौन से फोर्स ने इसको स्लो डाउन किया? कौन से फोर्स ने इस पर नेगेटिव वर्क किया? कौन से फोर्स ने इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया? तो तुम बोलोगे सर ये ऊपर जा रहा था और ग्रेविटी इस पर नेगेटिव वर्क कर रही थी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था। तो इसके ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख देता हूं। तुम समझते हो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना चाह रहे हैं सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा -mgh, और उसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका नेगेटिव चेंज आएगा। पहले इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और फिर धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो। ओके। दूसरे केस में मैंने फुटबॉल को आगे की तरफ थ्रो किया तो भी वो स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, और थोड़ी ज़्यादा देर बाद, एज कंपेयर टू दिस, थोड़ी ज़्यादा देर बाद फिर से ये फुटबॉल भी रेस्ट पर आ जाएगी। इसकी भी वेलोसिटी ज़ीरो हुई है, इसकी भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब कोई पूछे कि इसको क्या हुआ, इसको किसने स्लो डाउन किया? तो तुम बोलोगे सर इस पर ना फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया। जब ये आगे आ रही थी फ्रिक्शन किधर लग रहा था? पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क आया होगा। अगर आप कैलकुलेट करते तो -μmgd आता। तो इस पर फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया तो इसकी भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। पहले पॉजिटिव थी, बाद में ज़ीरो हो गई, तो चेंज कैसा हो गया? नेगेटिव। दोनों केस में दो अलग अलग फोर्स ने काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया, लेकिन ये दोनों केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? ये बॉल जो रेस्ट पर आई है, अब ये रेस्ट पर रुकी रहेगी। जब तक तुम जाके इसको टच नहीं करते ये रेस्ट पर रुकी रहेगी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज नेगेटिव आया है, अगर हम कैलकुलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो परमानेंट है। कहाँ गया वो लॉस? इस फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी बहुत इस बॉल में हीट जनरेट हुई होगी, थोड़े इसके एटम्स डैमेज हुए होंगे, थोड़ा जो घास है यहाँ पर उसको डैमेज हुआ होगा, थोड़ी साउंड क्रिएट होगी, बहुत कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी इट इज़ नाउ परमानेंटली लॉस्ट। काइनेटिक एनर्जी का लॉस परमानेंट है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी सिस्टम के बाहर दूसरी चीज़ों में चली गई, वाइब्रेशंस जनरेट हुए, आवाज़ जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। समझ में आया? एटम्स टूटे, घास के छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए, उस सब में वो एनर्जी लॉस हो गई। जबकि पहले केस में ग्रेविटी ने जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करी थी, ये अगर आप इस फुटबॉल को बिल्कुल टच नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद पाओगे कि अरे ये तो वापस नीचे गिर रही है और इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी वापस मिल रही है। तो इसका मतलब ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो है, द लॉस of kinetic energy
इज नॉट परमानेंट। काइनेटिक एनर्जी का लॉस परमानेंट नहीं है। इन फैक्ट द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी was temporarily converted to potential energy। समझ में आया बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कहां पर आया? बस दिक्कत क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी को देख नहीं सकते। काइनेटिक एनर्जी तो दिखाई देती है। पहले बॉल के पास स्पीड ज़्यादा थी, खूब सारी काइनेटिक एनर्जी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ना देखने में नहीं आती है कि है कहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी। ये हवा में चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? बॉल के पास है, ग्राउंड के पास है, या हवा में स्टोर्ड है? तो उसे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो इस सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें स्टोर्ड है और वो सिस्टम का पार्ट है, और वो आप वापस पा सकते हैं अगर आप बॉल को वापस नीचे गिरने देंगे तो। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? तो उसको समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया, कितना? -mgh, तो वो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो परमानेंट नहीं है। उतना ही क्या हो गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज हो गया होगा। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, जब जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, हमेशा के लिए बोल देता हूं, जब जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, अभी लिखाता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उतनी ही वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने का सबसे आसान तरीका है, डेफिनेशन तो बहुत आसान है। डेफिनेशन है, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ड्यू टू its configuration। ये सिस्टम के पास एनर्जी है जो उसके कॉन्फ़िगरेशन में है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप ऑफ, या और सिंप्लीफाई कर दूं, ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। सिस्टम के जितने पार्टिकल्स हैं उनकी शेप, साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन, उस सब पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट दे दिया आपने, है ना, हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बताओ। जैसे काइनेटिक एनर्जी का इतना अच्छा बताया था, सीधे सीधे 12mv², ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का कुछ सिंपल सा स्टेटमेंट बताओ। तो सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज। अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को जैसे के लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कई बार यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पीई तो लिख ही सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दुनिया में दो तरह के फोर्स हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन से हैं? क्या बोला था? जो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं। कंजर्व करते हैं ना, कि जब भी ग्रेविटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो ग्रेविटी उसको स्टोर कर लेगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स। जब फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो लॉस परमानेंट होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स होंगे बच्चों ग्रेविटेशनल। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। आपने एक बॉल फेंकी और सामने एक स्प्रिंग रखी हुई है, बॉल ने जाके स्प्रिंग को दबा दिया, तो क्या स्प्रिंग परमानेंटली दबी रहेगी या वापस खुलेगी और बॉल को सारी की सारी एनर्जी वापस दे देगी? तो बोलोगे सर पूरी बाकी पूरी एनर्जी बॉल को वापस दे देगी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग भी कौन सा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग का फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो इन तीन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो इनको याद रखो, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दीज थ्री आर कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे कंजर्वेटिव फोर्स की भी डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर तुम बस इतना समझो कि ऐसा फोर्स जो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करता है, जब भी वो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा तो वो जो डिक्रीमेंट हुआ, जो लॉस हुआ, वो अपने अंदर, अपने फील्ड के अंदर सेव कर लेगा। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, तो ऐसे फोर्सेस जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। सच फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में हमको ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगले साल आएगा, बाकी दोनों हम इस साल पढ़ेंगे। समझ में आया? दो चीजें समझाई टेक्निकली मैंने, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों एक दूसरे से ही रिलेट करके समझाया मैंने। ठीक है, याद रखने का सबसे आसान तरीका है, हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अपनी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स के लिए हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो हर एक कंजर्वेटिव फोर्स की अपनी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमें एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइप की पोटेंशियल एनर्जी से डील यूजुअली नहीं करना पड़ता, तो एक बार में एक की बात करेंगे। इनके सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। इसका फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है mgh और एक है -G m1m2/r। दोनों पढ़ेंगे हम अलग अलग चैप्टर्स में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। स्प्रिंग की इसका फॉर्मूला है 12kx², और इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला है kq1q2/r। तो सबका अपना अपना टाइम आएगा, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है, रटने वटने से सबसे ज़रूरी है कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब तुम्हें समझ में आ जाए। ऐसा फोर्स जो जब भी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा तो वो लॉस परमानेंट नहीं होगा, वो अपने किसी और फॉर्म में, और वो कौन सी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगा उस एनर्जी को। ओके, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क करेगा, काइनेटिक एनर्जी भले ही डिक्रीज हो पर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। कभी भी भूल जाओ तो क्या याद रखना है? एक पत्थर को तुमने नीचे से उठा के ऊपर रख दिया तो पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पर इस प्रोसेस में ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा। ग्रेविटी नहीं चाहेगी पत्थर ऊपर जाए, समझ रहे हो? ग्रेविटी पत्थर को ऊपर जाने से रोकेगी। तो जब तुमने एक स्टोन को नीचे से उठा के ऊपर रखा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh आएगा, पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी +mgh आएगी। अभी थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे, एक इंडिविजुअली हमें इन सब की बात करनी है, इन दो की इस क्लास में, इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों फटाफट इतने पोर्शन को नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, तो इतनी देर में मैंने एक ही चीज़ 3-4 बार बोली। क्या है वो? कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो दुनिया में कुछ फोर्स ऐसे हैं जिनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जब भी वो नेगेटिव वर्क करते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब भी वो काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे तो कोई दूसरी एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की एक खासियत ये भी है कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो हमें इसका क्या कैलकुलेट करना आता है? चेंज। तो जिस चीज का आपको सिर्फ चेंज कैलकुलेट करना आता है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको खुद अज्यूम करनी पड़ेगी। आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। उसके ऊपर आप अलग कैलकुलेट करोगे, उसके नीचे आप अलग कैलकुलेट करोगे, लेकिन यू हैव टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो पहला जो हमको पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं ग्राउंड। रेफरेंस पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है ग्राउंड। तो हम क्या मानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर कोई चीज ग्राउंड पर रखी है, एकदम नीचे बेस पे रखी है, ठीक है, तो ग्राउंड पे रखी है अगर कोई चीज, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ग्राउंड इज 0। सो इफ समथिंग इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ये एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसका सिर्फ क्या कैलकुलेट करना आता है? चेंज कैलकुलेट करना आता है। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इस ब्लॉक को h हाइट ऊपर बिल्डिंग पर ले गए, ओके, h हाइट ऊंची बिल्डिंग पे हमने इस ब्लॉक को पहुंचा दिया। ध्यान से सोचना, ठीक है, एकदम ध्यान से सोच के बोलना। अगर यहां से यहां ले गए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, अगर हम ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? प्लस mgh या माइनस mgh? एकदम सोच के डिसाइड करना बच्चों। हम नीचे से ऊपर ले गए ब्लॉक को, तो जब ऊपर ले गए तो ग्रेविटी इसको ले जाने में हमारी मदद करेगी या इसको नीचे पुल करके रखने की कोशिश करेगी? ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी थोड़ी चाहेगी कोई चीज ऊपर जाए, ग्रेविटी तो हर चीज को नीचे खींचती है। तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस mgh। और हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ? प्लस mgh। अगर ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और उसका चेंज आया है प्लस mgh, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h कितना होगा? mgh। एकदम प्यार से दोबारा देख लो, फिर से बोलूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 सेकंड पीछे जाओ, फिर से देखो। सर ने 3-4 बातें बोली, ठीक है, तीनों चारों बातें तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। ओके, और अगर इससे हम किसी डेप्थ पर ले जाते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम किसी स्लाइड पर रख देते हैं और ये नीचे चला जाता है, तो अगर इसको h हाइट नीचे ले गए, यहां से यहां ले गए, तो नीचे जब ले जाएंगे तो ग्रेविटी इसको वेलकम करेगी, खुद से खींच लेगी नीचे। एक स्लाइड बना दो, ग्रेविटी इसको खुद से नीचे खींच लेगी। तो जब नीचे ले जाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? खूब सोच समझ के बोलो, जल्दबाजी कोई नहीं है, पॉज कर लो, सोचो और फिर बोलो। नीचे ले जाएंगे तो ग्रेविटी इसको खुद से नीचे खींच रही होगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक ही तो फॉर्मूला लिखे हैं पूरे टॉपिक में,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होगा। तो यहां पर 0 थी और चेंज नेगेटिव हो गया, तो अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एट डेप्थ h पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस mgh। तो h हाइट h ऊपर पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh होगी, हाइट h नीचे यानी डेप्थ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होगी, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इतना आसान है बच्चों, ऐसे ही याद कर लो। और अगर याद नहीं कर सकते तो फटाफट इसको ड्रॉ कर लो और फिर तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ओके, तो ये तो एक तो मैंने क्लियर ही कर दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा बचा कौन सा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले आई थिंक हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज करना सीखना चाहिए। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। ओके बच्चों, इसको आपने लिख लिया होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब आपको पता है। तो तुम बोलोगे सर इसका यूज कहां है? क्वेश्चन तो सारे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही कर सकते हैं। सही बात भी है, सारे क्वेश्चन हम किससे कर सकते हैं? नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस मिलके जो वर्क करेंगे वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलते सर पढ़ाते तो यही है सब लोग, लेकिन फिर जब एग्जाम में कभी यहां पर काइनेटिक एनर्जी दिखता है, कभी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दिखता है, कभी काइनेटिक माइनस पोटेंशियल, समझ नहीं आ रहा। तो उसका कंफ्यूजन आज दूर किए देता हूं। ठीक है, उसका कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन एक्चुअली ड्रॉपर स्टूडेंट्स को होगा, जो 11th 12th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो उन्हें तो ये पता है वर्क एनर्जी थ्योरम ये होती है नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी थी तो जाके ये देख लो, यही तब से यूज कर रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस में। तो बच्चों अब से वर्क नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस पता है तुम्हें? ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या फिर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हुए? तुम्हारा मेरा फोर्स, हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो कि हम लोग लगाते हैं कि भाई तुमने कितना फोर्स लगाया टू मूव द ब्लॉक वगैरह वगैरह, एक्सटर्नल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव में आएंगे। फ्रिक्शन फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव में आएंगे। जब हम मोटर से पानी ऊपर फेंकेंगे तो मोटर का फोर्स नॉन कंजर्वेटिव में आएगा। किसी इंजन का फोर्स, बच्चे समझ जाएंगे ना, ज्यादातर फोर्सेस मतलब ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैट्स के अलावा जो भी आए सो इधर डालना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए था। वो तो ये भी ठीक है। तो उस हिसाब से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। भाई इसमें तो कुछ खास किया नहीं, इसको इधर से उधर ले गए तो निगेटिव हो गया, उधर जाने पर कंजर्वेटिव को उधर ले गए तो ये निगेटिव हो गया। ये भी कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने। तो फिर अब निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिखेंगे वापस से? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको क्या लिख देंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक नई इक्वेशन आ गई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये बच्चों, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का आप बोल सकते हो ना एक मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे कार को मॉडिफाई करके और सुंदर नहीं बना लेते, तो ऐसे ही ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो वहां काम आएगा जहां पर ये काम नहीं करेगा।
ठीक है, कहाँ आएगा वो मैं सिखा दूंगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, लेकिन अभी के लिए आपको ये एक और वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद रखनी है। ओके, और अभी धैर्य रखना, अभी बात खत्म नहीं हुई। इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या होगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का सम कितना रहेगा, 0। तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू रहेगी बच्चों 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको कंबाइन करें और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आएगा इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बच्चों इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो लास्ट स्टेट में है ये तीसरी फॉर्म हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम की, इसको अलग से नाम दिया गया, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? तो बस ये आज के लिए काफ़ी है, इस पर क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ये तीनों अगर तुमको नहीं आती तो तुमको अलग अलग जगह पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तुम्हें लगेगा कि ये कंसेप्ट आना चाहिए था और सडनली उसका प्रूफ तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इन तीनों को ठीक से लिखो, बिना देखे कम से कम 3 बार ये प्रूफ करो और तभी अगले टॉपिक पर जाना। ओके, तभी अगला लेक्चर देखना। इसमें क्वेश्चन नहीं कराए मैंने इस लेक्चर में, इसमें थ्योरी पढ़ाई है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है बच्चों।